हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है टेक स्टडी आईएएस चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। उससे पहले हम जानेंगे कि जीव मंडल क्या होता है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित प्राणी और अजैविक घटक जिनसे इन जीवों की प्रतिक्रिया होती है और ये सभी जीव मिलकर जीव मंडल की रचना करते हैं। अब हम जानते हैं कि जीव मंडल शब्द किसने दिया। जीव मंडल शब्द रूस के वैज्ञानिक जिन्होंने 1919 में दिया, जिनका नाम था बर्नार्ड्सकी। अब हम प्रजातियों के बारे में देखते हैं कि विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, किस किस की कितनी प्रजातियां हैं। विश्व में जीव जंतुओं की प्रजातियां 75,000 हैं, मछली की प्रजातियां 2500, पक्षी की प्रजातियां 2000 और वनस्पति की प्रजातियां विश्व में 45,000 हैं। 45,000 वनस्पति की प्रजातियों में से एकमात्र देश है जहां पर 5,000 के लगभग 5,000 के समथिंग वनस्पति पाई जाती। वे देश है भारत, जहां 5,000 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व की 60 से 70% विविधता पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 60 से 70% विविधता पाई जाती है, जो कि विश्व के 7 बड़े देशों में से एक देश है। अब हम बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जिससे आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारी जो भी वीडियो अपलोड की जाती है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। चलिए देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। यानी कि जो इकोसिस्टम है उसको संरक्षित करने के लिए एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले ऐसे बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर पौधों, जीव जंतुओं व सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ लोगों को इससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में लोगों को जीव जंतुओं के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, उससे संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। एवं जैव विविधता तथा वास्तविक तंत्र के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास भी किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायो रिजर्व एरिया है, उसके उद्देश्य क्या है उसको स्थापना करने के। उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के विविधता को दीर्घकालीन संरक्षण करना है। यानी कि जो पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको दीर्घकालीन तक संरक्षण करके रखना है। जैव संसाधन का उचित प्रयोग करना, जो बायो सोर्स है उनका उस तरीके से प्रयोग करना जो कि लंबे समय तक चले। जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण व शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना। ये थे मुख्य उद्देश्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के। अब हम बात करते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वे 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है केंद्रीय भाग, बफर जोन और संक्रमण क्षेत्र। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। केंद्रीय भाग यानी कि कोर एरिया। केंद्रीय भाग, केंद्रीय परिक्षेत्र एक बाधा रहित तथा प्राकृतिक रूप से लक्षित होता है। ये क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। यहाँ पर विनाश रहित अनुसंधान कार्य तथा कम संगठन वाली क्रियाओं को संचालित किया जाता है। डायग्राम में देख सकते हैं, ये है कोर एरिया। इसमें वे कार्य किए जाते हैं जहाँ से कोई विनाश ना हो, कुछ नहीं हो, सिर्फ अनुसंधान संगठन के कार्य तथा कम संगठन वाली क्रियाओं को यहाँ पर संचालित किया जाता है।
अब हम बात करते हैं बफर क्षेत्र की, बफर एरिया। ये क्षेत्र केंद्रीय परिक्षेत्र के चारों ओर से घेरे रहता है, यानी कि केंद्रीय परिक्षेत्र कौन सा है, ये वाला कोर क्षेत्र, इसको बफर क्षेत्र ये वाला बीच का, इसने इसे चारों तरफ से घेर लिया है। और इसका प्रयोग सहायक क्रियाओं जैसे कि पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन, मूल तथा प्रायोगिक अनुसंधान इत्यादि के लिए किया जाता है। बफर क्षेत्र है, इसका उपयोग एजुकेशनल शिक्षा देने के लिए, मनोरंजन एंड एंटरटेनमेंट और तथा जो प्रैक्टिकल रिसर्च होती है उसके लिए इस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं संक्रमण क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का वह बाहरी भाग जो बफर परिक्षेत्र के चारों ओर से घिरे रहता है। बफर परिक्षेत्र ये बीच वाला, इसने ये घेर लिया है चारों तरफ से, इसे बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। बायो रिजर्व का वे क्षेत्र जो बफर परिक्षेत्र यानी कि बफर एरिया को चारों ओर से घिरे रहता है वे कहलाता है संक्रमण क्षेत्र। क्या कहलाता है संक्रमण क्षेत्र? संक्रमण क्षेत्र वे है जो बफर जोन को चारों तरफ से घेरे रहता है। इस क्षेत्र में आरक्षित प्रबंधकों व स्थानीय लोगों के मध्य सामंजस्यपूर्ण सक्रिय सहभागिता चलती रहती है, यानी कि जो मैनेजमेंट देखने वाले होते हैं इस एरिया के, उनके बीच और स्थानीय लोग, उन दोनों के मध्य एक सामंजस्यपूर्ण सक्रिय सहभागिता इन दोनों के मध्य चलती रहती है। जीव जंतुओं और पौधों को संरक्षित करने में गैर सरकारी संगठनों एनजीओ को शामिल किया जा रहा है व दूर संवेदन रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब हम उन 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से वे 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। उससे पहले हम मैप के माध्यम से देखते हैं, उनका एक लोकेशन देख लेंगे, किस जगह पे कौन सा फेमस है। उसके बाद हम 18 के 18 के बारे में चर्चा करेंगे। टोटल 18 आरक्षित क्षेत्रों के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो कि शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, ये 16वें नंबर का है। भारत का उत्तरतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का जो उत्तरतम आरक्षित क्षेत्र है वे कौन सा है, तो आपका आंसर होगा शीत मरुस्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का कौन सा है? आपका आंसर वहां पर होना चाहिए ग्रेट निकोबार, जो कि भारत का दक्षिणतम है। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है भारत का पहला। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। नीलगिरी जो कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इनके मध्य में सीमाओं पर स्थित है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि भारत का पहला आरक्षित क्षेत्र है। अब हम मैप के माध्यम से उनके बारे में जानते हैं जिन आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा जो पहला आरक्षित क्षेत्र था नीलगिरी, उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। दूसरा अगस्तमलाई, मन्नार की खाड़ी, अचानकमार, अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, शिमलीपाल त्रिपुरा, सुंदरबन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। नौक्रेक, नंदा देवी उत्तराखंड, पचमढ़ी मध्य प्रदेश और ग्रेट निकोबार, ये थे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वे जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? आपका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ये आंसर आप बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दें।
चलिए हम अब भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की सूची देखते हैं। सबसे पहले नीलगिरी। नीलगिरी की जो स्थिति है वे कहाँ पर है? नीलगिरी की स्थिति वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुलमाई, साइलेंट वैली और सिरुवानी हिल्स के भाग में है। ये स्थिति कहाँ पर, कौन से राज्य में? ये स्थिति आपकी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी की जो स्थापना हुई थी वे कब हुई थी? इसकी 1986 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 5520 किलोमीटर। अब दूसरा है जिसकी स्थापना 1988 में हुई, नंदा देवी। नंदा देवी ये कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी जो उत्तराखंड में स्थिति है वो है चमोली, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के भाग में। तीसरा है नाकरेत। थर्ड नंबर का है नाकरेत। नाकरेत जो कि 1988 में स्थापित हुआ, ये मेघालय में स्थित है। इसकी जो स्थिति है वह है गारो हिल्स भाग। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर। फिर आता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये कि सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है जो कि भारत का है। इसकी कुल क्षेत्रफल 10,500 है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ये तमिलनाडु में स्थित है। इसकी जो तमिलनाडु में स्थिति है वे कहाँ पर है? इसकी स्थिति है भारत व श्रीलंका के बीच, जो मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर है। सुंदरबन जैव आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 1989 में हुई। ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा भाग में स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसकी जो कुल क्षेत्रफल है वह है 9630 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं मानस। मानस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ये असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है कोकराझार, बोगाईगांव, बरपेटा, नालवाड़ी, कामरूप व दारंग जिलों के भाग के मध्य इसकी स्थिति है। इसका कुल क्षेत्रफल 2837 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 885 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं शिमलीपाल। शिमलीपाल जो कि मयूरभंज जिले का भाग, मयूरभंज ओडिशा जिले में, ओडिशा राज्य में है। ओडिशा का जो मयूरभंज जिला है वहाँ पर ये स्थित है शिमलीपाल। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 4374 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं 1997 में स्थापना हुई थी डिब्रू सेखावा। डिब्रू सेखावा जो कि असम राज्य का जिला है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया इसके मध्य ये स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 765 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं दिहांग दिवांग। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में घाटी है दिहांग और सियांग इसके नाम से इसके मध्य स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 5111.50 किलोमीटर। ग्यारहवें नंबर का जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र था वह था पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिले के मध्य स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 4926.28 किलोमीटर। 2000 में कंचनजंगा जो कि सिक्किम के उत्तरी व पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई, कुल क्षेत्रफल 2619.92 है। 2001 में अगस्तामलाई तमिलनाडु केरल राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली एवं कन्याकुमारी जिले तथा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम व
पथानमथिट्टा जिले के मध्य स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वे है 3500। अब हम बात करते हैं अचानकमार अमरकंटक। अचानकमार अमरकंटक जिसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी, ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के मध्य स्थित है। छत्तीसगढ़ के अनूपपुर व डिंडोरी जिले के भाग, बिलासपुर के जिले का भाग। मध्य प्रदेश के अनूपपुर व डिंडोरी जिला है वहाँ उसका भाग, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, वहाँ तक इसका विस्तार है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वे है 3835.51। अब हम बात करते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण जो कि ग्रेटर के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना सन 2008 में हुई थी। कच्छ का रण जो कि गुजरात का कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर व पाटन जिलों का भाग है। ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 2454 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य में इसकी स्थिति क्या है, ये पिंक वैली राष्ट्रीय पार्क और आसपास के क्षेत्र चंद्रताल, सराय व किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य ये स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वे है 7770 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम पहाड़ी जिसकी स्थापना 2010 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के ये चित्तूर व कुड़प्पा जिलों के भाग है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वे है 4755.99 किलोमीटर। सन 2011 में पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना व छतरपुर जिलों का भाग है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वे है 2998.98। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी, और सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है डिब्रू सेखोवा। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे साथ बने रहिए। अगली नेक्स्ट वीडियो पे हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।